बहुत समय पहले की बात है। एक वृद्ध व्यक्ति अपने बेटे के यहाँ शहर रहने गया। उम्र के इस पड़ाव पर वह अत्यंत कमजोर हो चुका था। उसके हाथ कांपते थे और दिखाई भी कम देता था। वो एक छोटे से घर में रहते थे। पूरा परिवार और उसका 4 वर्षीय पोता एक साथ डिनर टेबल पर बैठकर खाना खाते थे। लेकिन बुढ़ापे के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने उसकी चम्मच से निकलकर फर्श पर बिखर जाते, तो कभी हाथ से दूध छलककर फर्श पर गिर जाता। बहू बेटे 1-2 दिन ये सब सहन करते रहे, पर अब उन्हें अपने पिता की इस काम से चिढ़ होने लगी। हाँ, अब हमें इनका कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली, हाँ, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मजा किरकिरा करते रहेंगे और हम इस तरह से हमारी चीजों का नुकसान होते हुए भी नहीं देख सकते। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के कोने में लगा दिया। अब बूढ़े पिता को वही अकेले बैठकर अपना भोजन करना था। यहाँ तक कि उन्हें खाने के बर्तनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया, ताकि और बर्तन टूट फूट ना सके। बाकी लोग पहले की तरह ही आराम से बैठकर खाते, और जब कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उनके आंखों में आंसू दिखाई देते। ये सब देखकर भी बहू बेटे का मन नहीं पिघलता, और अब तो वो उनकी छोटी सी छोटी गलती पर उन्हें बहुत सारी बातें सुना देते। वहां बैठा उनका छोटा लड़का राजू भी ये सब बड़े ध्यान से देखता और अपने में मस्त रहता। एक रात खाने से पहले राजू को उसके माता पिता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा। बेटे, ये तुम क्या बना रहे हो? राजू ने बड़ी ही मासूमियत के साथ जवाब दिया, पिताजी, मैं तो आप लोगों के लिए लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ, क्योंकि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको भी लकड़ी के कटोरे में ही खाना पड़ेगा ना। और वो पुनः अपने काम में लग गया। इस बात का उनके माता पिता पर बहुत गहरा असर हुआ। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और आंखों से आंसू बहने लगे। वो दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर लेकर आए और फिर कभी भी उनके साथ गलत व्यवहार नहीं किया। देखा दोस्तों, हम अक्सर अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा या मोरल वैल्यूज देने की बात करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि असल शिक्षा शब्दों में नहीं, हमारे कर्म में छुपी होती है। अगर हम अपने बच्चों को बस ये उपदेश देते रहे कि बड़ों का आदर करो, सबका सम्मान करो और खुद इसके उलट व्यवहार करें, तो बच्चे भी ऐसा ही करना सीखते हैं। इसलिए कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि कल को अपनी संतान भी अपने लिए लकड़ी का कटोरा तैयार करने लगे। मुंबई नाम के शहर में सुबोध नाम का आदमी एक बड़े कंपनी में काम किया करता था। उसके परिवार में पत्नी रेखा और बेटी राधा रहती थी। सुबोध की तनख्वाह अच्छी होने के कारण उसका परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता था। रेखा के हाथों के पकवानों को बहुत ही स्वाद था। एक दिन सुबोध अपनी पत्नी रेखा से, रेखा, कल हमारे घर मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए अच्छा खाना बना के रखना। कल हमारे घर पर कितने लोग आएंगे? लगभग 10 लोग आएंगे। ठीक है, कल खाना बनाकर रखूंगी। ठीक है। ऐसा कहकर सुबोध ऑफिस में चला जाता है। अगले दिन सुबोध ऑफिस के लोगों के साथ घर लौट आता है। घर आते ही खाने की खुशबू से सभी लोग खुश हो जाते हैं। अरे भाई सुबोध, खाने की तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। पेट में तो जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। चलो राजन, तुम्हें अभी खाना खिलाता हूँ। हाँ, चलो जल्दी। ऐसा कहकर राजन और बाकी के सभी लोग खाना खा लेते हैं। खाना इतना स्वादिष्ट होता है कि मेहमान खाना खाकर तृप्त हो जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुबोध की नौकरी अच्छी चल रही थी। तभी कुछ ही महीनों में कंपनी के हालात खराब होने के कारण बहुत सारे लोगों को कंपनी से निकाल दिया गया। उसमें सुबोध भी एक था। सुबोध उस दिन जल्दी घर आ जाता है। उसे देख रेखा सुबोध से, आज आप इतने जल्दी कैसे घर वापस आए? रेखा, मेरी नौकरी चली गई है। कंपनी के हालात बहुत खराब होने के कारण कंपनी ने बहुत सारे लोगों को निकाल डाला। मगर ऐसे कैसे निकाल डाला? कुछ बताया भी नहीं। रेखा की बातें सुन सुबोध मन ही मन बहुत सोचने लगता है और सोचते सोचते घर से बाहर चला जाता है। बाहर जाते ही उसके पुराने आवारा दोस्त उसे मिल जाते हैं। उनके साथ सुबोध बैठ के दारू पीने लगता है। उस दिन सुबोध बहुत दारू पीकर घर लौटता है। सुबोध घर आते ही रेखा से, रेखा, ओ रेखा, जल्दी से मुझे खाना परोसो। जी अभी परोसती हूँ। ऐसा कहकर रेखा सुबोध को खाना परोसती है। सुबोध खाना खाकर सो जाता है। अब ये हर रोज होने लगा था। जब से सुबोध की नौकरी गई थी तब से सुबोध ने पीना शुरू कर दिया था। वो घर में से पैसे लेकर जाया करता था। रेखा उसे रोकने की कोशिश करती
तो सुबोध उसे मारपीट किया करता था। एक दिन घर का सारा राशन खत्म हो जाने के कारण घर में खाने के लिए कुछ भी बचा नहीं था। ये देख रेखा बहुत चिंतित हो जाती है। वो मन में सोचती है, अगर मैं कुछ काम धंधा करके पैसे कमाऊं तो मेरी गृहस्थी अच्छी चलेगी, खाने के लाले तो नहीं पड़ेंगे। ऐसा सोचकर रेखा सुबह उठकर कुछ मिठाइयाँ बनाती है और उसे टोकरी में डाल के बाजार में बेचने चली जाती है। उसकी मिठाइयों की खुशबू से बहुत से लोग उससे मिठाइयाँ खरीद लेते हैं। रेखा की सारी मिठाइयाँ बेची जाने के कारण वो बहुत खुश हो जाती है। तभी उसकी दोस्त हेमा उसे मिलती है। हेमा रेखा से, अरे रेखा, तुम यहाँ बाजार में क्या बेच रही हो? मैं यहाँ मिठाइयाँ बेच रही हूँ हेमा। रेखा, तुम अचानक से मिठाइयाँ क्यों बेच रही हो? सुबोध भाई साहब की तो अच्छी खासी नौकरी है, फिर भी तुम ये काम क्यों कर रही हो? उनकी नौकरी चली गई और घर में खाने के लाले पड़ने लगे थे, इसीलिए मैंने मिठाइयाँ बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, मुझे पता नहीं था रेखा। वैसे तुम्हारे हाथ की मिठाइयाँ तो बहुत स्वादिष्ट होती है, मुझे भी देना 1 किलो मिठाई। हाँ, अभी देती हूँ। ऐसा कहकर रेखा हेमा को मिठाई देती है। हेमा मिठाई लेकर घर चली जाती है। रेखा भी मिठाई लगभग बेची जाने के कारण घर लौट आती है। अब घर आते ही रेखा पैसे गिनती है और मन में, इसमें से कुछ पैसे अलग निकाल के रखती हूँ, राधा बड़ी होने के बाद काम में आएंगे। ऐसा कहकर रेखा कुछ पैसे एक गुल्लक में डाल के बाकी के पैसे अपने पास रख देती है। उस दिन भी सुबोध को पैसे चाहिए थे। उसे घर के एक जगह में पैसे दिखाई देते हैं। तभी उसने वो पैसे लिए और दारू पीने जा रहा था। तभी रेखा सुबोध से, अजी आप ये क्या कर रहे हो? आप ऐसे पैसे खर्च करेंगे तो हम खाएंगे क्या? चल हट, मुझे जाना है, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कहकर रेखा को सुबोध धक्का देकर नीचे गिरा देता है। वो जमीन पर गिर जाती है। ये देख राधा उसके पास चली आती है। माँ, तुम्हें पिताजी ने ऐसे धक्का क्यों दिया? राधा, मेरा ही ध्यान नहीं था, इसीलिए मैं गिर गई। चलो हम खाना खा लेते हैं। हाँ माँ, चलो। ऐसा कहकर राधा और रेखा घर में चले जाते हैं। घर में जाकर राधा और रेखा खाना खा लेती है। खाना हो जाने के बाद दोनों सो जाती है। उस दिन से सुबोध को जुआ खेलने की आदत पड़ गई। उसकी वजह से सुबोध ने सारे पैसे गंवा डाले और उसने खुद का रहने का घर भी वहां पे बेच डाला। नशे की हालत में वो क्या करता उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। अब एक दिन एक आदमी उसके घर आकर, अरे सुबोध, ये घर खाली करो भाई, और कितने दिन रहोगे मेरे घर में? आप ये क्या कह रहे हो भाई साहब? हमारे ही घर से हमें ही निकलने के लिए कह रहे हो? बहन जी, ये घर मेरा है। तुम्हारे पति ने मेरे नाम पे करवा दिया है ये घर। तुम्हारे पति ने इसके बदले में मुझसे पैसे लिए थे। जुए में हार गया होगा तुम्हारा पति वो पैसे। रेखा ये सब सुन चुप हो जाती है और उस आदमी से, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि मेरे पति ने ये घर भी बेच डाला। मुझे कल तक का समय दीजिए, मैं आपका घर खाली कर दूंगी। ऐसा कहकर रेखा घर में चली जाती है। उसकी आंख में से आंसू बहने लगे थे। अगले ही दिन रेखा अपना सामान लेकर घर छोड़कर चली जाती है। अब ये सब उसकी सहेली सुषमा देख रही थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी। सुषमा रेखा से, अरे रेखा, तुम ये सब सामान लेकर कहाँ जा रही हो? हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। अब ये घर हमारा नहीं है। तुम कहाँ जा रही हो रेखा? वो पता नहीं सुषमा, सिर्फ ये घर खाली करवाना है। रेखा, तुम चाहो तो तुम मेरे घर में किराए से रह सकती हो, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। सुषमा, मेरी तो बहुत मदद हो जाएगी अगर मैं तुम्हारे यहाँ पे किराए पे रहूंगी तो। ठीक है, तो फिर चलो मेरे घर। हाँ। ऐसा कहकर रेखा सुषमा के साथ उसके घर चली जाती है। अब रेखा, सुबोध और राधा अच्छी तरह से उस घर में रहने लगे थे, मगर घर की जिम्मेदारी रेखा के सर पर आने की वजह से रेखा को काम करना पड़ता था। अब रेखा बहुत सारी मिठाइयाँ बनाती और बाजार में जाकर बेचा करती थी। इन सब में राधा अब बड़ी हो गई थी। राधा अब अपनी माँ का हाथ बटा दिया करती थी। ये सब देख रेखा बड़ी खुश हुआ करती थी, मगर उसे उसकी बेटी की शादी की चिंता थी। इसीलिए रेखा थोड़े थोड़े जमा किए हुए पैसे बेटी की शादी के लिए रखती थी। मगर एक दिन सुबोध का एक्सीडेंट हो गया। सुबोध का अस्पताल में बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। उसमें रेखा ने जमा किए हुए सारे पैसे खर्च हो गए, मगर सुबोध बच न सका। ये सब सुन रेखा और राधा बहुत फूट फूट कर रोने लगे। आज उनके घर का सहारा ही चला गया था।
अब रेखा के मन में अपनी बेटी की शादी का ख्याल आता है, मगर पास में पैसे ना होने के कारण वो फिर से काम करने लगती है। एक दिन रेखा की सहेली हेमा उसे दिखती है। तभी हेमा रेखा से, रेखा, सुबोध भाई साहब का तो बहुत बुरा हुआ। अब तुम दोनों कैसी हो? हम दोनों अच्छी है हेमा, तुम्हारा कैसे चल रहा है? मेरा तो सब ठीक है। मेरे मन में कितने दिनों से एक बात थी, तुम कहो तो पूछूं? हेमा, इसमें पूछने की क्या बात है, पूछो। रेखा, मेरा बेटा अच्छी कंपनी में काम करता है और मैं चाहती हूँ कि राधा मेरे घर की बहू बने। ये सब बातें सुनकर रेखा हेमा से, हेमा, मेरी राधा अगर तुम्हारे घर की बहू बनेगी तो मेरी राधा के भाग ही खुल जाएंगे, मगर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे लड़की के सिवा कुछ नहीं चाहिए रेखा, मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है और शादी का सारा खर्चा मैं ही करूँगी। ये सब सुन रेखा की आंखों में से आंसू बहने लगे। अब रेखा हेमा के गले लग जाती है और हेमा रेखा से, तुम किसी भी चीज़ की चिंता मत करो रेखा, मैं सब संभाल लूँगी। और रही बात पैसों की, तो वो आज है तो कल नहीं। हाँ हेमा, मुझे तुम जैसी सहेली मिली, मेरे तो भाग ही खुल गए। दोनों की बातचीत चल रही थी, तभी राधा वहां आ जाती है। रेखा राधा से, राधा, हेमा चाची का आशीर्वाद लो। ऐसा कहते ही राधा हेमा के पैर पड़ के आशीर्वाद लेती है। अब कुछ ही दिनों में हेमा के बेटे गोविंद के साथ राधा की शादी हो जाती है। जैसा रेखा ने सोचा था, उससे कई बेहतर शादी राधा की हुई थी। ये सब देख रेखा बहुत खुश हो गई थी। अब रेखा भी अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर रही थी। एक गरीब को लड़की की शादी करवाना सच में बहुत ही कठिन काम होता है। और तो और हमारे समाज में दहेज प्रथा होने के कारण लड़कियों को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। इसीलिए हमें इन सब का विरोध करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हर कठिन परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। सूरत नाम का एक प्रसिद्ध शहर था। उस शहर से हाईवे जाता था। उस हाईवे के साइड में ही एक पप्पू का ढाबा था। वो ढाबा हाईवे के साइड में होने के कारण उस ढाबे पर बहुत से लोग आया करते थे। उस ढाबे का मालिक था रमेश। रमेश खुद के हाथों से पकवान बनाकर लोगों को खिलाया करता था। उसके हाथों में बहुत ही स्वाद था। उसी वजह से उसके ढाबे पर बहुत लोग आया करते थे। रमेश के ढाबे की स्पेशलिटी थी कि उसके ढाबे में नॉनवेज ही बना करता था। एक दिन 4 आदमी पप्पू के ढाबे पर आए। वो रमेश से, अरे रमेश भाई, जरा तुम्हारे हाथ की चिकन करी लेकर आना। मैं अभी लेकर आता हूँ। मुझे फिश करी लेकर आओ। मुझे एक चिकन कौरमा लेकर आओ। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ, बस 5 मिनट दीजिए। ऐसा कहकर रमेश प्लेट तैयार करने में लग जाता है और सभी प्लेट अच्छे से सर्व करके उन आदमियों को देता है। तभी पहला आदमी फिश करी खाकर देखता है और, अरे रमेश भाई, तुम्हारे हाथ का फिश और नॉनवेज का कोई भी पदार्थ खाओ, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। हाँ हाँ, ये बात सच है, इसीलिए तो हम यही आते हैं। आपको मेरे हाथ का खाना पसंद आता है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ऐसा कहकर रमेश अपना काम करने चला जाता है। रमेश ढाबे में जो भी खाना बना था वो सब बेचा जाता था। उसके ढाबे की खासियत नॉनवेज खाना ही थी, इसीलिए जाने आने वाले लोग उसके ढाबे पर खाने के लिए रुका करते थे। एक दिन रमेश की बहन लता उसके गांव से वापस आ जाती है। उसके साथ उसका बेटा शुभम भी आया था। लता रमेश से मिलने पप्पू के ढाबे पर आती है। तभी लता रमेश से, रमेश भैया। रमेश ने उसकी ओर देखा तो रमेश, अरे लता, तुम यहाँ इतने दिनों बाद आई हो और घर पर नहीं आई, यहाँ ढाबे पर क्यों आई हो लता तुम? भैया, आपको तो पता है कि ये गुजर जाने के बाद मेरे घर के हालात कितने खराब हो गए। शुभम को पढ़ाने तक के लिए पैसे नहीं है मेरे पास और घर में खाने के लाले पड़ गए हैं। अगर आप मुझे काम पर रख ले तो मेरा घर ठीक तरह से चलेगा। लता, तुम मेरे घर पे रहो ना, तुम्हें किसने नहीं बोला है? नहीं भैया, मैं अब खुद कमाना चाहती हूँ, जिससे शुभम को कोई कुछ ना कहे और उसकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से हो पाए। ठीक है, तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो यही सही, मगर यहाँ इस ढाबे पर कोई काम नहीं है। मैं आपके ढाबे पर झाड़ू पोछा करूँगी, आपकी खाना बनाने में मदद करूँगी और बाकी के काम जो भी बच जाएंगे वो कर लूँगी। रमेश थोड़ा मन में सोचता है और लता से, ठीक है, तुम साफ सफाई और ढाबे का कुछ और काम भी कर लेना,
इसकी वजह से मैं तुम्हें तनख्वाह भी दे पाऊंगा। ठीक है भैया। लता वहाँ से शुभम को लेकर चली जाती है। अगले दिन शुभम के साथ लता ढाबे पर सुबह ही आ जाती है। वो ढाबे की झाड़ू मारकर साफ सफाई करती है और थोड़ी टेबल की भी साफ सफाई कर लेती है। तभी वहाँ रमेश आ जाता है और लता को चपाती बनाने के लिए कहता है। लता तुरंत ही चपाती बनाने का आटा गूंथती है और अच्छी तरह से चपाती बनाती है। वो चपाती बना ही रही थी तभी वहाँ रंगा राघव आ जाते हैं। वो रमेश से, अरे ओ रमेश भाई, मुझे तुम्हारे हाथ की स्पेशल चिकन बिरयानी देना जरा। अभी लाता हूँ। और कुछ चाहिए आपको? मुझे एक मटन कबाब देना। जी अभी लाया। ऐसा कहकर रमेश ढाबे में जाकर उन्होंने दिए हुए डिश की ऑर्डर रेडी करता है और शुभम के हाथ में कुछ प्लेट भिजवाता है और बाकी के प्लेट्स खुद लेकर आता है। तभी रंगा बिरयानी खाकर रमेश से, रमेश भाई, बिरयानी तो बहुत अच्छी बनाई है। इसका स्वाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। रमेश उसकी बात पर हंसता है और अपना काम करने चला जाता है। लता शुभम के साथ ढाबे का सब काम खत्म करके शाम के समय उसके भाई से, भैया मैं सोच रही हूँ कि मैं यहीं रह लूँगी। इससे मुझे रोज़ का आना जाना नहीं करना पड़ेगा और यहाँ कोई खतरा भी नहीं है। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ऐसा कहकर रमेश घर चला जाता है। अगले दिन लता सुबह उठकर अपना काम करके ढाबे का काम कर रही थी। तभी एक मनोज नाम का आदमी ढाबे पर आकर, रमेश कहाँ है? भैया अंदर है, मैं अभी उनको बुलाती हूँ। ऐसा कहकर लता रमेश को आवाज देती है। तभी रमेश बाहर आकर देखता है तो मनोज होता है। आओ ना मनोज, इतने सुबह सुबह कैसे आना हुआ? अरे रमेश भाई, मैं 2 दिन तक चिकन और मटन का सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। शहर में किसी कारण कल से 2 दिन तक बंद है, इसलिए तुम मेरे भरोसे मत बैठना। यही बताने के लिए आया था मैं। मनोज, अब मैं 2 दिन तक लोगों को क्या दूंगा? मुझे तो मेरा ढाबा बंद ही रखना पड़ेगा। अरे रमेश भाई, तुम्हें पता हो इसलिए मैंने बताया। अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर मनोज वहाँ से चला जाता है। तभी रमेश के पास लता आकर पूछती है, भैया क्या हुआ? वो आदमी क्या कह रहा था? वो आदमी कह रहा था कि 2 दिन तक नॉनवेज नहीं मिलेगा। शहर में बंद होने के कारण मुझे चिकन मटन कुछ भी नहीं मिलेगा और इस ढाबे में चिकन मटन के सिवा कुछ बनता ही नहीं। मुझे लगता है कि मैं 2 दिन तक ढाबा बंद ही रखूं। इसमें तो बहुत नुकसान होगा भैया। हाँ, मगर इसमें हम कर क्या सकते हैं? भैया मैं पनीर के पकवान बहुत अच्छी तरह से बनाती हूँ, तो हम 2 दिन तक पनीर के पकवान बनाकर बेचेंगे तो? लता, नॉनवेज खाने वाले लोग पनीर कहाँ खाएंगे? भैया वैसे भी ढाबा 2 दिन तक बंद ही रहने वाला है, तो इससे अच्छा मैं पनीर के पकवान बनाकर बेचूं। ठीक है, तुम इतना कह ही रही हो तो कल से 2 दिन तक तुम ही खाना पकाना। मैं बस यहाँ आऊँगा। ठीक है भैया। ऐसा कहकर रमेश घर चला जाता है। तभी दूसरे दिन सुबह लता उठकर पनीर के सारे पकवान बनाना शुरू कर देती है। पनीर बिरयानी, पनीर टिक्का, पनीर कीमा, पनीर करी, ऐसे बहुत सारे व्यंजन उसने बनाए थे। तभी थोड़ी ही देर में 2 आदमी ढाबे पर खाना खाने आए। तभी सुहास रमेश से, अरे रमेश भाई, मुझे 1 प्लेट चिकन बिरयानी दो जरा। आज ढाबे पर कोई भी नॉनवेज नहीं बना है, पनीर बिरयानी है। आप चाहे तो मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, लेकर आओ, मगर तुम्हारे हाथ के नॉनवेज का स्वाद बहुत अलग है भाई। सुहास भाई, मैं परसों तुम्हें नॉनवेज जरूर खिलाऊंगा, मगर ये 2 दिन तुम पनीर खा सकते हो। ठीक है, लेकर आओ। सबके लिए जो स्पेशल है वही लेकर आओ। ऐसा कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है और पनीर के ढेर सारे पकवान लेकर आता है। एक आदमी पनीर की बिरयानी खाकर देखता है। रमेश, अरे पनीर बिरयानी तो बहुत अच्छी बनाई है। ऐसा स्वाद तो मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत स्वादिष्ट है। हाँ रमेश, खाना सच में बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा कहकर सभी लोग पनीर के पकवान खाने लगे। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। पनीर के पकवान अच्छी तरह से बिके थे। ये देख रमेश और लता खुश थे। उसके अगले दिन रमेश अपने ढाबे पर नॉनवेज बना रहा था। तभी एक राजेश नाम का आदमी आता है। वो रमेश से, मुझे पनीर बिरयानी और पनीर करी चाहिए। अरे भाई, आज नॉनवेज बनाया है, आपको उसमें से क्या लाऊं? एक बार बोल दिया ना, मुझे पनीर बिरयानी और पनीर करी ही चाहिए। ये सुन रमेश को गुस्सा आया और वो राजेश से, अरे उस दिन नॉनवेज नहीं था इसलिए पनीर बनाया था। यहाँ हर रोज पनीर नहीं मिलेगा, समझे? तुम्हें दूसरा खाना चाहिए तो बताओ।
ऐसा कहते ही राजेश रमेश से, मुझे पनीर बिरयानी ही खानी थी, मुझे अब तुम्हारे ढाबे का कुछ नहीं खाना, समझे? ऐसा कहकर राजेश वहां से चला जाता है। ये सब देख रमेश बहुत गुस्से में आ जाता है। रमेश के मन में लता के बनाए हुए पकवानों से ईर्ष्या होने लगती है। एक दिन लता रमेश से, भैया शुभम को सुबह से खांसी और तेज बुखार है, मुझे इसे अस्पताल में लेकर जाना है। आप मुझे कुछ पैसे दे दोगे इसे अस्पताल लेकर जाने के लिए? तुम यहाँ 2 वक्त का खाना खाती हो और यहाँ रहती हो, वो क्या मुफ्त में आता है क्या? भैया मैंने आपसे 2 महीने में 1 रुपया भी नहीं मांगा और आप ऐसा कह रहे हो? यहाँ खाना छत ऐसे ही नहीं मिलता। तुम मेरी बहन हो इसलिए मैं चुपचाप हूँ, नहीं तो धक्के मारकर इस ढाबे से बाहर निकाल दिया होता, समझी? भैया आप कुछ ज्यादा ही कह रहे हो। मैंने तो सिर्फ आपसे कुछ पैसे मांगे हैं और आप मुझे इतना कह रहे हो? तुम अभी के अभी मेरे ढाबे से निकल जाओ, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। ठीक है भैया, मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर लता शुभम को लेकर वहां से चली जाती है। लता बहुत रोती है मगर रमेश पे उसका कोई असर नहीं होता। लता गांव में चली जाती है। तभी एक संजय नाम का आदमी लता को ढूंढते हुए आता है। संजय लता से, जी आपका नाम लता भाभी है ना? आप राघव भैया की पत्नी हो ना? हाँ मैं ही लता हूँ, मगर आपको मैंने पहचाना नहीं। मैं राघव भाई का मित्र हूँ। मैंने उनसे 50,000 रुपए उधार लिए थे। अब मेरे पास पैसे आए हैं तो सोचा आपको वापस कर दूं। मैंने आपको बहुत ढूंढा भाभी, मगर आपका कहीं पता ही नहीं था। अब आप मुझे दिखाई दी हो। भाभी ये लीजिए आपके 50,000 रुपए। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी भाई साहब। भाभी आपको कोई भी जरूरत हो आप मुझे बेझिझक कह सकती हो। जी भाई साहब। ऐसा कहकर संजय वहां से चला जाता है। तभी लता उन्हीं में से कुछ पैसे लेकर शुभम का इलाज करवाती है और संजय को रमेश ने उसके प्रति किया हुआ व्यवहार बताती है। तभी संजय की मदद से लता एक होटल खोलती है। वो रमेश के ढाबे के सामने ही होता है। अब लता उसके होटल में पनीर के विविध पकवान बनाती है और बेचने के लिए रखती है। तभी बहुत से ग्राहक उसके होटल में खाना खाने के लिए आ जाते हैं। तभी ये देख रमेश बहुत गुस्सा हो जाता है। इस लता ने मेरे ढाबे के सामने ही होटल खोला और मेरे कस्टमर भी उसी के होटल में खाना खाने जाते हैं। ऐसा कहकर रमेश गुस्से से घर चला जाता है। लता बहुत मेहनत करके अपना होटल अच्छी तरह से चलाती है और लता को उसमें कामयाबी मिल जाती है। लता के होटल की तरक्की देख बहुत से लोग उसके होटल में खाना खाने आया करते थे। उसने अपनी जैसी बेसहारा औरतों को भी मदद की। अब इस तरह से होटल चलाकर वो अपना गुजारा किया करती थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कठिन परिस्थिति में हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए और अपना काम पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए।